हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 के लिए है, जिसमें हमारे पास में डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स की यूनिट कंप्लीट होने वाली है। तो जो डी और ए ब्लॉक की यूनिट हमारे पास में कंटिन्यू थी यहाँ पर, उसमें हमने काफ़ी कुछ देखा, थोड़ा सा ही और बचा है। तो हमारे पास में क्लास 12, अब लेक्चर तो नहीं पता, लेक्चर नंबर शायद 14 या 15 होगा, जो भी है आपका। अब ये तो पता नहीं लेक्चर क्या है आपका। तो हमारे पास में हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। अब यहाँ हम जिस टॉपिक पे आए हैं धीरे धीरे करके, वो है हमारे पास में कि इसका हमको देखना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक कैरेक्टर। इसके पहले कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि इसके पहले लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो की थी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, है ना। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हमने बताया था कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है। एक सॉलिड मेटल को गैसियस मेटल में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, सॉलिड मेटल को गैसियस मेटल में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है। देन उसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक था वो क्या था, वो था हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमने टू स्टेप में हमने देखा था यहाँ पर, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे हम और जब अप टू डाउन आ रहे थे हम। जब लेफ्ट टू राइट जा रहे थे हमारे पास में, तो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज था, फिर डिक्रीज था, फिर इंक्रीज था, ठीक है। लेकिन जब टॉप टू बॉटम आ रहे थे हम, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पर थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी पहला क्या था आपस में, पहला था आपस में LHS टू RH, ये था आपस में। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं इधर से इधर, तो हमारे पास में क्या था कि पहला हमारे पास में था स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। यहाँ तक हमारे पास में क्या था, हमारे पास में यहाँ पर जो साइज था वो इंक्रीज था। उसके बाद में फिर साइज क्या था, डिक्रीज था। फिर साइज क्या था हमारे पास में, क्या था, अब वो कॉन्स्टेंट था। फिर क्या था हमारे पास में, इंक्रीज था। यही था ना, हमारे पास में साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होने के बाद में फिर कॉन्स्टेंट होता है, फिर साइज इंक्रीज होता है। यही है ना, साइज हमारे पास में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी था, फर्स्ट स्टेप में हमने इसको 3 स्टेप में बांटा था। पहले तो हमारे पास में इंक्रीज हो जाता था, फिर सेकेंड स्टेप में हमारे पास में क्या होता था, सेकेंड स्टेप में हमारे पास में डिक्रीज हो जाता था, फिर हमारे पास में क्या होता था, थर्ड स्टेप में हमारे पास में दोबारा क्या हो जाता था, हमारे पास में इंक्रीज हो जाता था। ये हमने यहाँ पर देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था। दूसरा हमारे पास में क्या था, ये तो पहला था, ए नंबर दे दो, इसको लो, ये नंबर दे दो। अब बी नंबर में हमारे पास में क्या था, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन विल बी डिक्रीज। ओके, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, अप टू डाउन की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमारे पास में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसके विषय में हमको देखना था, या कहें कि देख ही लिया था हमने। तो पहले तो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था कि फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, फर्स्ट टू सेकंड। फिर हमारे पास में क्या होता है, सेकंड टू थर्ड हमारे पास में इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास में ऊपर से नीचे जाते हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे था। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, फर्स्ट टू सेकंड, हमारे पास में फर्स्ट टू सेकंड पीरियड में आते हैं हम, तो हमारे पास में ये डिक्रीज होता है। क्या होता है हमारे पास में, डिक्रीज हो जाता है। पहले होता है डिक्रीज, लेकिन जब सेकंड से हम थर्ड में जाते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है। ये हमने लास्ट टाइम में देखा था, क्लियर है। तो इसी प्रकार से थर्ड से फोर्थ से जाएंगे हम, थर्ड टू फोर्थ हम जाएंगे, तो भी हमारे पास में क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। क्या रहेगा हमारे पास में, इंक्रीज रहेगा। फर्स्ट में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो होता है साइज वो इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास में यहाँ पर साइज क्या हो जाता है, साइज जो होता है वो कैसा होता है, इंक्रीज होता है। जब साइज इंक्रीज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और यहाँ से यहाँ तक की यदि हम बात करें, तो जो साइज है हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या है, डिक्रीज है। जब साइज डिक्रीज है, इसलिए हमारे पास में थर्ड से फोर्थ और सेकंड से थर्ड क्या हो जाता है, हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है। ये सारी बातें थी हमारे पास में। अब ये साइज वाला नाटक क्या था हमारे पास में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाला था। याद है आपका, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड
कॉन्ट्रैक्शन वाला। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जिसमें साइज क्या होता है हमारे पास में छोटा हो जाता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे पास में लेंथेनाइड में मतलब लेंथेन में मतलब एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे साइज हमारे पास में क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। यही था हमारे पास में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। ठीक है, इसमें आ गया हमारे पास में कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, ये भी हमने आपको बता दिया था। ये सारी बातें हमारे पास में हो चुकी थी। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये भी शायद हो गया था ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में। फिर भी बात कर लेते हैं एक बार और ऑक्सीडेशन स्टेट की, क्योंकि काफ़ी समय बाद ये वीडियो बन रही है, इसलिए मेरे को याद नहीं है कौन कौन से पॉइंट हुए थे। चलो फिर भी मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का तो बता ही देता हूँ। हमारे पास में जो भी था अगला पॉइंट 7वां था 8वां था, जो भी था हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आती है, तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास में दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। कैसे रखते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रखा करते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रखते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पास में वेरिएबल बैलेंस रखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये यहाँ पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों रखते हैं? क्योंकि ये यहाँ पास में डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो वेरिएबल बैलेंसी को रखते हैं। वेरिएबल बैलेंस डिफरेंट टाइप की बैलेंस रखते हैं। इसी कारण से इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। एक टेबल हमको यहाँ पर बनाना है, वो टेबल में यहाँ पर बना देता हूँ। अब डिफरेंट टाइप की बैलेंस क्यों रखते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कैसे डिफरेंट टाइप की, जैसे हमारे पास में फर्स्ट की ही बात करें तो ये 3 टाइप की बैलेंसी फर्स्ट रो में, कि पहले तो ये इंक्रीज हो जाता है भाई, साइज हमारे पास में क्या होता है, पहले साइज डिक्रीज होता है, फिर कॉन्स्टेंट होता है, फिर इंक्रीज होता है। यही है हमारे पास में। यदि हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो, फिर सेकंड की बात करें तो सेकंड में भी सेम कंडीशन यही है। तो यहाँ पर हमारे पास में वेरिएशन होता है बैलेंसी में, इसलिए हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, वेरिएशन होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर स्कैंडियम की, एक टेबल बनी होगी बुक में, देखो आप, स्कैंडियम है, फिर यहाँ पर टाइटेनियम है, वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर मैग्नीज है, फिर आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकल है, फिर कॉपर है, फिर जिंक है। इस प्रकार से हमारे पास में टेबल बनी है। अब टेबल में हमारे पास 4s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसके याद है आपके पास में 4s और 3d। 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे पास में 2, 3d में 1, 4s में 3, 3d में 2, सॉरी 4s में 2 जाता है, 2 जाता है, 2 जाता है, इसका बन जाता है, इसका 2 जाता है, इसका 2 जाता है, इसका 2 जाता है, इसका 2 जाता है, इसका बन जाता है और इसका 2 जाता है। 4s में इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। 3d में कितने जाता है, 1 2 3 5 5 6 7 8 10 और 10, ये है हमारे पास में। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास में है 4s इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं बैलेंसी। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, बैलेंसी। तो इनकी जो बैलेंसी होती है वो कौन कौन सी होती है बैलेंसी? इसकी जो बैलेंसी होती है, इसकी जो बैलेंसी होती है, जो स्कैंडियम रखता है, ये +3 और +2 रखता है। देखो जरा, स्कैंडियम की बैलेंसी +3 भी मिलती है, +2 भी मिलती है। इसकी +4 भी मिलती है, +2 भी मिलती है। यहाँ पास +5 भी रखता है, यहाँ पास +3 भी रखता है। ये +1 +3 और +6 तीनों को रखता है। यहाँ पास में +2 +3 +4 +5 +6 +7 को रखता है। यहाँ पास में +2 +3 और +6 को रखता है। यहाँ पास में +3 +4 को रखता है। ये हमारे पास +2 +4 को रखता है। ये +1 +2 को रखता है। ये से +2 को रखता है। इसको तो आपने देखा है खूब, क्यूप्रस और क्यूप्रिक पढ़ते थे। जब +1 होती थी तो हम बोलते हैं क्यूप्रस, जब +2 होती तो हम बोलते हैं क्यूप्रिक। अब Zn +2 ही रखता है, इससे ज़्यादा कम नहीं रखता। और बाकी ये यहाँ पास में ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होती है। क्रोमियम हम +3 में ज़्यादा देखते हैं, है ना, क्रोमियम हम +3 में ज़्यादा देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पास में वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वही है यहाँ पास ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल बैलेंसी रखते हैं। बैलेंसी अलग अलग होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, आपस में अलग अलग होगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो जाता है
तो हमारे पास ऑक्सीडेशन आपका मोर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, देन कंपेयर मोर। अलग यदि दूसरे के कंपेरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन एक आता है यहाँ पास में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना था यहाँ पास में। अब इसके बेसिस पे आप देख लेना, आपके पास तो बुक तो है ही एयरलेस, उसमें क्वेश्चन मिलाना। यदि आपसे क्वेश्चन बन गए मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैं तो आपको सारा ही बताते जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को छोड़ भी नहीं रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं तो नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ कर पढ़ाया, सारा का सारा मैंने आपको यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से कराया। जितना सीनियर को कराया उतना ही आपको कराऊंगा, जितना आपका नीट में आता है कॉन्सेप्ट वो सारे मैं आपको कवर करा दूंगा यहाँ पर, डोंट वरी। क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पास में कि MnCl4 MnCl7, ध्यान से देखना, MnCl7 और MnCl4, या हम बात करें कि MnCl4 ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, याद रखना। MnCl4 और MnCl7 ये हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जबकि हमारे पास में MnO4 एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों? MnCl4 भी एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। MnO4 हमारे पास में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है बताओ बताओ बताओ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास में जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है यहाँ पास फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दो ही हमारे पास में क्या है, केमिस्ट्री के फील्ड में ये दो ही हमारे पास में भाई है, दादा है, गुंडे हैं, गुंडे दादा। तो ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं वही हमारे पास में जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना उसको स्टेबल कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। अब हमारे पास में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई कितना होता है, +7 होता है। हमारे पास में कितना होता है, देखो मैग्नीज का हमारे पास में आगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7 होता है। तो हमारे पास में ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने की क्षमता रखते हैं कौन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जबकि क्लोरीन हमारे पास में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने की कोई भी क्षमता नहीं रखता, कैपेसिटी उसमें नहीं होती है। इसलिए हमारे पास में MnCl4 का है या MnCl7 का है, ये हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि हमारे पास में MnO4 एग्जिस्ट करता है। आप कई बार सुनोगे, ठीक है। एक ही रीजन है कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये स्टेबलाइज कर देता है, कौन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। आगे देखो, द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड ओनली इन कंपाउंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। वही बात है कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर फाउंड ओनली इन कंपाउंड विद F और ऑक्सीजन, O, F और O, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन स्टेबलाइज दीज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ, पहला, फ्लोरीन ड्यू टू इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट कैन इजिली रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। ये मेटल से आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है फ्लोरीन। देखो मेटल से इलेक्ट्रॉन खींचना कोई हंसी खिलाड़ नहीं है, एरा गेरा कोई मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता भाई। मेटल से इलेक्ट्रॉन लेके जब तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जब तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो हमारे पास में फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, यही हमारे पास में मेटल से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है फ्लोरीन की और ऑक्सीजन की, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन और मेटल भी कौन सा, डी ब्लॉक के मेटल से आप इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात कर रहे हो, जिसके पास में हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसके पास में हायर जेड इफेक्ट होता है, तुम उससे एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात कर रहे हो। तो ये सिर्फ वही कर सकता है जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता हो, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन रखता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन के लिए क्या बातें हैं कि पहली तो इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दूसरा टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पास मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, जैसे पी पाई बॉन्ड बनाता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है, डी पाई बॉन्ड बनाता है। कौन कौन सा बॉन्ड, पी पाई डी पाई, पी पाई पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत से बॉन्ड बनाता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कौन बनाता है मल्टीपल बॉन्ड, हमारे पास में ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। इस कारण से ये यहाँ पास में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर को स्टेबलाइज कर सकता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं इसमें, जैसे MnO4 माइनस Cr2O7 -2 Fe2O3, ये देखो
ये यहाँ पास में कंपाउंड बनाता है, इतना टाइप का यहाँ पास में ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है और भी बना सकता है। द कंपाउंड विद एलिमेंट्स, द कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट इन नेचर अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। फजान्स रूल के अनुसार, जब जिस समय मैंने आपको फजान्स रूल पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमारे पास में चार्ज को आप देखो, चार्ज ज़्यादा है अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, चार्ज यदि आपके पास में ज़्यादा है तो यहाँ पास में न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फजान्स रूल एक बार आप जाके देखो, आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसमें काफ़ी पॉइंट्स लिखाए हैं। यदि मैं अभी आपको एक दो पॉइंट्स बोल भी देता हूँ तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, आप कन्फ्यूज और हो जाओगे। तो फजान्स रूल एक बार आप देखो, बाकी सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगी क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है। ऑन कैटायन चार्ज, फजान्स रूल क्या बोलता है? फजान्स रूल बोलता है कि ऑन कैटायन चार्ज मोर, अट्रैक्शन फोर्स मोर, अट्रैक्शन फोर्स मोर तो कोवेलेंट कैरेक्टर मोर, और पॉजिटिव चार्ज प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर कोवेलेंट। याद है, मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट के लिए हम यहाँ पर बात करें, मोर कोवेलेंट के लिए हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जैसे है MnO, हमारे पास में है MnO2 और हमारे पास में है Mn2O7। तो इसमें से सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन होता है? Mn2O7 होता है। ये कहाँ से आया हमारे पास में? ये आया हमारे पास में कि चार्ज यदि ज़्यादा होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? चार्ज, तो इसका चार्ज देखो +2, इसका चार्ज +4, इसका चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास? +7 है कि नहीं? +2 +4, इसका चार्ज कितना है? +7। चार्ज यदि ज़्यादा है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये हमारे पास में बात हुई। अब आगे लिखिए, इन केस ऑफ ऑक्साइड, इन केस ऑफ ऑक्साइड is oxidation state of central metal atom, in case of oxide is oxidation state of central metal atom increase, its acidic strength will also increase, its acidic strength will also increase। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम हाई होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी कैसे होगी? इंक्रीज होने वाली है। एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे पास में कैसे होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। इसी में लिख दो आप एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे यही एग्जांपल ले लें, MnO2 MnO7, तो यही हमारे पास में ऑर्डर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ वाला कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कैसी हो जाएगी? यहाँ पास में ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पास में मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। मेटेलिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं हम यहाँ पर। मेटेलिक प्रॉपर्टी, हेडिंग डालिए आप, मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। अब ये क्या होता है, कैसे होता है? तो यहां पर आपस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की यदि हम बात करते हैं, यदि हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहां पर, या मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करते हैं यहां पर, तो पैरामैग्नेटिक जो होते हैं हमारे पास में दो प्रकार से तो होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है पास पैरामैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, दूसरा होता है आपस में डाया मैग्नेटिक। याद है? डाया मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट, जिसमें प्रेजेंट है वो पैरामैग्नेटिक
और जिसमें प्रेजेंट नहीं है वो डायमैग्नेटिक। ये हमने कब पढ़ाया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ा, सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं, केमिकल बॉन्डिंग जब हमने 11th में पढ़ाया तो उस समय हमने ये टॉपिक पढ़ाया था आपको। क्लियर है। अब यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट की यदि हम बात करें तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को यदि हम बात करें, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फार्मूले हमने आपको पहले लिखवाया था, n+2 कहाँ लिखवाया था, याद करो। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने मैग्नेटिक मूवमेंट आपको काफी अच्छे से कराया था, बहुत अच्छे से कराया था। मैग्नेटिक मूवमेंट काफी अच्छे से हमने आपको कराया था। BM बोहर मैग्नेटोन, याद है, BM बोहर मैग्नेटोन। यहां जो n है, n क्या है, यहां पर जो n है, n बराबर है आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n बराबर क्या है आपस में, यहां जो n है वो है आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन इसके ऊपर करा देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है यहाँ पास में कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe प्लस x, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इतने आयन इज, उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 35 BM बोहर मैग्नेटोन। व्हाट विल बी द बैलेंसी ऑफ x, उसने बोला x की बैलेंसी क्या होगी, बताओ x की बैलेंसी क्या होगी आपकी। तो यहां पर हमारे पास में ये दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है उसने, इसके आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, n+2 लिख सकते हैं, लिख लिया। जब n+2 लिख लिया यहाँ पास में, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये 35 को जरा आप डिवाइड करो तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 35 को और क्या करना है, इजी बनाना है, 7 × 5 मैं ऐसे लिख लूँ, 7 × 5। अब यहाँ पर हमारे पास में n बराबर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास में n बराबर क्या हुआ, n बराबर हुआ हमारे पास में 5, n बराबर क्या हुआ हमारे पास में 5। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। n बराबर क्या हुआ हमारे पास में 5। अब यहाँ पर जब n बराबर हमारे पास में 5 हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब Fe है, Fe की जरा यहाँ ऐसे लिखो इसको, Fe को, ये हुआ हमारे पास में Fe, ये हुआ हमारे पास में Fe। और Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, Fe का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है आपके पास में 3d6 4s2, 3d6 4s2। अब उसने बोला है कि बताइए इसके ऊपर Fe के ऊपर स्टार लगा देते हैं, बताइए कितना है। उसने ये तो पूछा है हमारे पास में, क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्वेश्चन पूछा है हमारे पास में मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe प्लस x आयन 35 उसने BM दिया हुआ है। व्हाट विल द बैलेंसी ऑफ x, व्हाट विल द बैलेंसी ऑफ x की बैलेंसी क्या होगी। तो सबसे पहले 35 लिखा, 35 का आपने कंपेरिजन इससे कर लिया। अब 35 को आप तोड़ के लिख लो, लिख लिया, 7 × 5। अब यहाँ पर हमारे पास में n बराबर कितना आ गया, n बराबर हमारे पास में होता है 5। n बराबर कौन सा यूज करता है ये सेल, हमारे पास 5 नंबर का सेल ये क्या करता है, यूज करता है। अब यहाँ पर हमारे पास में 3d, अब हमारे पास में कितना आएगा, यहाँ से 5 कब आएगा, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो Fe प्लस कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास में 3d5। ये लो, मतलब क्या हुआ, यहाँ बैलेंस कितनी है, यहाँ बैलेंस है +3, बैलेंस कितनी है +3। तो x की बैलेंस कितनी आएगी, x की बैलेंस आएगी +3 का, ये सारी बातें हो रही है। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन हुआ करते हैं ये, ठीक है। देन आगे यदि हम बात करें इसमें, देखो ये तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करा दिया था। कहाँ कराया था याद है, ये मैं आपको कराया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो दोबारा तो मैं इसको कराऊंगा नहीं। चलो जल्दी से इसको मिटाओ, लिखो, मैं मिटाता हूँ इसको। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन जो भी आपका टॉपिक है, नेक्स्ट हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, फॉर्मेशन ऑफ कलर आयंस। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयन देते हैं। ऐसा क्यों होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयन होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें डी ट्रांजिशन होता है। याद है मैं आपको बताया था कि यहाँ पास में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है Eg, एक होता है यहाँ पास में T2G। कहाँ पढ़ाया था ये मैंने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको पढ़ाया था। यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब मार के यहाँ जाता है,
Eg, तो ये होता है आपस में T2G। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ जाता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन मार जंप मार के यहाँ आता है, तो इसको बोलते हैं डी से डी में ट्रांजिशन होना, इसको बोलते हैं डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। तो हमारे पास में इसकी एनर्जी, Eg की एनर्जी ज्यादा होती है T2G से, ये तो पता है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। ये जंप मार के यहाँ जाता है तो कुछ एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और जब ये वापस रिटर्न आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो रिलीज कर देगा, और जो एनर्जी रिलीज करता है वो हम पास रेटिना पड़ता है, हमको कलरफुल आयन वो दिखाई देते हैं। पास में आ रही है। तो ये है हमारे पास में फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। तो हमारे पास में इसमें मेन रीजन क्या है, मेन रीजन इसमें डी ट्रांजिशन का है। हालांकि मैं आपको इसको डिटेल में बताया था, कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको बता दिया था, ज़्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला। आप बस लिखिए, जो सेंटेंस में बोलता हूँ उसको लिखिए कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। रीजन क्या है उसका, द कलर आर दीज कंपाउंड्स कैन बी ड्यू टू, पहला डी ट्रांजिशन, तो ये हुआ हमारे पास में डी ट्रांजिशन, ये इसको हम काफी अच्छे से कर चुके थे। और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। बात समझ में आ रही है। जब भी आपके पास में आइसोलेटेड एटम होता है, आइसोलेटेड एटम मतलब क्या हुआ कि इट इज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल रिएक्शन, वो कहलाता है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि ऐसा एटम जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो। बात समझ में आ रही। तो व्हेन एन एटम इज आइसोलेटेड इट्स 5d ऑर्बिटल आर डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल। डीजेनरेट मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल। तो इनकी एनर्जी लेवल सेम है, ये डीजेनरेट है। फिर ये यहाँ पास में एनर्जी लेवल, जैसे जब ये इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो ऐसे होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम इसे फिल करते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ही हमारे पास में ये 3 पार्ट्स और ये 2 पार्ट्स, ये होता है हमारे पास में ऑन द एक्सिस, और ये होता है बिटवीन द एक्सिस, और ये होता है आपस में ऑन द एक्सिस, होता है ना। जब हम ऐसे बनाते हैं, याद करो, ये बनाया हमने, तो एक बार तो एक्स एक्सिस के बिटवीन, फिर ये बिटवीन ऐसे होता है, और जेड को हम ऐसे बनाते हैं, याद है, ऐसे ये जेड बनाया, ये ऑन द एक्सिस होता है, ये बिटवीन, ये तीनों कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये ऑन द एक्सिस होते हैं, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इसलिए इनकी एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, इनकी एनर्जी क्या होती है, आपस में लो होती है। लो एनर्जी नीचे आती है, हाई एनर्जी ऊपर जाती है। T2G Eg हमने पढ़ाया था आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वहीं से ही आया। इससे ज़्यादा इसमें क्या बताएं, हम आपको करा चुके थे। कुल मिला के यहाँ पास में डी ट्रांजिशन का ये हमारे पास में रोल है। एक समय आता था जब इसके 2 केसेस थे, याद है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। एक में T2G ऊपर जाता था, Eg नीचे आता था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड हमने कराया था, याद है। एक में यहाँ पास में T2G ऊपर जाता था और Eg यहाँ पास में क्या आता था, नीचे आता था। ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको करा चुके हैं, दोबारा इस पर बात नहीं करेंगे। सीधी बात फाइनली हम बात करेंगे कि जब हम बात करते हैं इसमें किसकी बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं इसमें कलर्ड आयन की, तो ये डिपेंड करता है यहाँ पास में कि इसमें कौन से वाइब्रेशन की एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और किस वाइब्रेशन की एनर्जी को ये रिलीज करता है। जिस वाइब्रेशन की एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और रिलीज करता है, जब वो एनर्जी यहाँ पास में रेटिना पड़ती है और हमको वो कंपाउंड कैसे दिखाई देने लगता है, कलरफुल दिखाई देने लगता है। तो ये है यहाँ पास में डी ट्रांजिशन। अब आता है एक हमारे पास चार्ज स्पेक्ट्रा। चार्ज स्पेक्ट्रा को हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, आने वाली क्लास में हम चार्ज स्पेक्ट्रा को पढ़ेंगे कि चार्ज स्पेक्ट्रा के कारण कलरफुल कंपाउंड्स कैसे दिखाई देते हैं। ये हमने पहले नहीं कराया, इसको बहुत अच्छे से हम कराएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। एक बार फिर हम फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन पढ़ेंगे, लेकिन चार्ज स्पेक्ट्रा के लिए। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।